हेलो प्यारे बच्चों, 9th और 10th क्लास के लिए है ये संस्कृत। तो आप सबको पता ही है कौन सा हमारा टॉपिक चल रहा है, संधि चल रहा है। तो उसके हम स्वर संधि और व्यंजन संधि तो हम कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि किसी पद के अंत में विसर्ग आता है और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उनमें जो विकार सहित मेल होता है या जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस ताप, मनः जो विसर्ग है न के बाद, उसके बाद तय आने के बाद, तय जो है व्यंजन है, तो व्यंजन आने के बाद उसमें जो विसर्ग को स परिवर्तन हो गया तो यही विसर्ग संधि है। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। अर्थात यहाँ पर मनः में जो बाद में विसर्ग है उसके बाद तय व्यंजन आने से विसर्ग को जो स हो जाता है वही हमारी विसर्ग संधि है। हमारे जो 10th और 9th का पाठ्यक्रम है उसमें अब की बार केवल सत्व, शत्व और सत्व और उत्व यही टॉपिक शामिल किए गए हैं। पहला हमारा सत्व संधि। सत्व संधि क्या होती है? जब विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो उस विसर्ग को श हो जाता है, तालव्य श। और यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग का श, मूर्धन्य श हो जाता है। और यदि त या थ हो तो उस विसर्ग का स यानी कि दंत स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मनः प्लस ताप, मनस्ताप। यानी कि यहाँ विसर्ग के बाद तय आया है तो उसको दंत स हो गया, मनः प्लस ताप, मनस्ताप। इसी तरह से इतः प्लस ततः, इतस्ततः। रामः प्लस चलती, रामश चलती। यहाँ पर विसर्ग के बाद च आया है तो इसमें कौन सा श हो गया? तालव्य। ऐसे ही धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार है। इसमें ट आया है विसर्ग के बाद तो इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य श हो गया। उसके बाद है, यदि विसर्ग के बाद श, श या स आए तो विसर्ग का क्रमशः श, स हो जाता है। जैसे निसंदेह, नि प्लस संदेह। इसमें न को ई है और विसर्ग है नि प्लस संदेह। संदेह में स है, दंत स है तो इसलिए यहाँ पर दंत स ही हो जाएगा विसर्ग को, निसंदेह। ऐसे ही हरि प्लस शेते, हरिष्येते। यहाँ पे विसर्ग के बाद तालव्य से आया है तो विसर्ग को तालव्य से हो जाएगा। अगला नियम है हमारा कि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले, और बाद में कैख या पैफ हो या इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। कौन सा श? मूर्धन्य श हो जाएगा यदि कैख या पैफ हो विसर्ग के बाद। तो यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ई या ऊ। जैसे नी प्लस फल, नी में विसर्ग है और न को क्या है? ई, छोटी ई है यहाँ पर, और बाद में क्या है? फ। यानी कि पैफ में से कोई एक हो तो उसको मूर्धन्य श हो जाता है, निष्फल। ऐसे ही दु प्लस कर्म, दुष्कर्म। दु प्लस फल, दुष्फल। नी प्लस कपट, निष्कपट। नेक्स्ट हमारा नियम है विसर्ग को उत्व या ओ होना। यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी हर्स्व ए हो तो उस विसर्ग को जो है ऊ हो जाता है। और विसर्ग से पहले, विसर्ग पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो विसर्ग से पहले जो ए है उसके साथ मिलकर ओ हो जाता है। और जो हमारा परवर्ती ए है, परवर्ती मीन्स जो बाद में आने वाला ए है, उसका पूर्व रूप हो जाता है और उसके स्थान पर ये एस चिन्ह लगाया जाता है। एस जो इसको ए का पूर्व रूप बोलते हैं तो ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पुरुषः प्लस अस्ति, पुरुषो अस्ति। पुरुष है, यहाँ पे विसर्ग से पहले ए है श में और विसर्ग के बाद अस्ति में ए है, तो इसलिए यहाँ पर जो पुरुष का जो विसर्ग है उसको ओ हो जाएगा और अस्ति का, बाद में आने वाला जो अस्ति का ए है उसको पूर्व रूप हो जाएगा, यानी कि ये चिन्ह लगा दिया जाएगा एस वाला। ऐसे ही राम है प्लस अत्र, रामो अत्र। शिव है प्लस अर्च, शिवो अर्च।
नेक्स्ट नियम है हमारा, यदि विसर्ग से पहले ए हो किंतु विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य र ल व है हो, तो विसर्ग सहित जो ए है उसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे राम है प्लस गच्छति, रामो गच्छति। यहाँ पे राम है, विसर्ग है मैं के बाद और मैं में क्या है ए, उसके बाद गच्छति में ग है, ग क्या है कवर्ग का तीसरा अक्षर है, तो इसलिए विसर्ग को ओ हो जाएगा, रामो गच्छति। ऐसे ही राम है प्लस जयति, रामो जयति, राम है प्लस ददाति, रामो ददाति, राम है प्लस गोस्ति, रामो गोस्ति। तो इस तरह से आपने इनको ध्यान से करना है। धन्यवाद।